हेलो दोस्तों, आज हम लोग खगोलीय दूरदर्शी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है दूरदर्शी? तो दूरदर्शी वह प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा दूर स्थित वस्तु का बना प्रतिबिंब हमारे आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है, जिससे कि हमें वो वस्तु बड़ी दिखाई देती है। यानी बहुत दूर स्थित वस्तु है तो उसका हम अगर उसको देखें तो हमारे नेत्र पर बहुत छोटा दर्शन कोण बनेगा, वस्तु बिना यंत्र के देखने पर छोटी दिखाई देगी। लेकिन जब दूरदर्शी की सहायता से देखते हैं तो दूरदर्शी दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब हमारे नेत्र के सामने बड़ा बना देता है, जिससे कि नेत्र पर बनने वाला दर्शन कोण बड़ा होने के कारण हमें दूर स्थित वस्तु बड़ी दिखाई देती है। तो इसकी रचना क्या होती है? तो इसमें धातु की बेलनाकार नली लगी होती है, एक लंबी नली होती है जिसके एक सिरे पर एक छोटी नली फिट होती है, और जो लंबी नली होती है उसके बाहरी सिरे पर एक बड़े द्वारक का और बड़े फोकस दूरी का एक अवर्णक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे हम अभिदृश्यक लेंस के नाम से जानते हैं। और दूसरे सिरे पर छोटी नली फिट होती है, जो कि उस बड़ी नली में एक दंतुर दंड चक्र व्यवस्था होती है, और उस व्यवस्था के अंतर्गत उस बड़ी नली के भीतर छोटी नली को आगे पीछे खिसकाया जा सकता है, और इस छोटी नली के दूसरे सिरे पर छोटी फोकस दूरी का अवर्णक उत्तल लेंस लगा होता है, छोटे द्वारक का छोटी फोकस दूरी का होता है, जिसे नेत्रिका या अभिनेत्र लेंस के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों लेंस जो लगे होते हैं, यहाँ चित्र में दिखाया भी गया है, एक बड़ी फोकस दूरी का बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है जिसको अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, और दूसरे सिरे पर जो दूसरी छोटी नली है उसके बाहरी सिरे पर एक छोटी फोकस दूरी छोटे द्वारक का अवर्णक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसको कि नेत्रिका लेंस के नाम से जाना जाता है। अब इसमें बताया गया है, सबसे पहले इसको समायोजित करने की जरूरत पड़ती है। भाई बिना दूरदर्शी को समायोजित करके हम स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बना सकते, तो कैसे हम इसका समायोजन करते हैं? तो समायोजन करने के लिए सर्वप्रथम हम जो छोटी नली है जिसमें कि नेत्रिका लगी हुई है, छोटी फोकस दूरी का उत्तल लेंस जिसमें लगा हुआ है, सर्वप्रथम उसी को हम बड़ी नली के भीतर आगे पीछे खिसका कर हम उसमें एक क्रॉस तार लगा होता है, नेत्रिका में एक क्रॉस तार लगा होता है, उस क्रॉस तार को फोकस करते हैं सबसे पहले। और जब क्रॉस तार को फोकस कर लेते हैं, अब उसके बाद में हम अभिदृश्यक लेंस को इस प्रकार समायोजित करते हैं, अभिदृश्यक लेंस को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि अभिदृश्यक लेंस उस वस्तु जिस वस्तु को हमें देखना है उसकी ओर दृष्ट हो जाए। भाई अभिदृश्यक लेंस को जिस वस्तु को देखना है उसकी ओर अभिदृश्यक लेंस को रखते हैं। अब बहुत दूर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें अभिदृश्यक लेंस से प्रवेश करके और उसका प्रतिबिंब नेत्रिका के सामने बना देता है, और नेत्रिका के सामने जब उसका वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता है तो वही प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है। नेत्रिका उसी प्रतिबिंब को देखकर और उसका स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बनाता है। तो हम सबसे पहले हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम उस जो प्रतिबिंब बन रहा है उस प्रतिबिंब को क्रॉस तार पर इस प्रकार से सेट कर दे, समायोजित कर दे कि क्रॉस तार और प्रतिबिंब के बीच लंबन ना रहे। नहीं, सबसे पहले नेत्रिका को आगे पीछे खिसकाकर क्रॉस तार को फोकस करते हैं, फिर उसके बाद में वस्तु को अदृश्यक लेंस के सामने दृष्ट करते हैं, और फिर नेत्रिका को आगे पीछे इस प्रकार समायोजित करते हैं कि क्रॉस तार और अभिदृश्यक द्वारा वस्तु का जो प्रतिबिंब बना होता है वो प्रतिबिंब और क्रॉस तार के बीच लंबन ना हो, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर संपाती हो जाए। अब इस स्थिति में वस्तु का हमें सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है, उस समय वस्तु का सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। दूरदर्शी में लेंसों के प्रयोग से, भाई डबल लेंस इसमें लगे हुए हैं, सूक्ष्मदर्शी में भी 2 लेंस लगे होते थे, तो इसमें प्रकाश किरणों के अपवर्तन द्वारा अंतिम प्रतिबिंब प्राप्त होता है, इसलिए इस दूरदर्शी को अपवर्ती दूरदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। खगोलीय दूरदर्शी का मतलब दूर स्थित वस्तु को देखने वाला यंत्र होता है, उसी को अब चूंकि लेंसों के अपवर्तन से, लेंसों द्वारा प्रकाश किरणों के अपवर्तन से अंतिम प्रतिबिंब प्राप्त होता है, इसलिए इसको अपवर्ती दूरदर्शी भी कहा जाता है। कभी कभी अपवर्ती दूरदर्शी नाम से भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए, इस अपवर्ती दूरदर्शी का अगर आवर्धन क्षमता निकालना हो कैसे निकालेंगे? तो आइए पहले इस चित्र में हम देखते हैं
किस प्रकार से यह प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ देखिए बहुत दूर स्थित वस्तु AB जो है ये बहुत दूर स्थित वस्तु है और हम जानते हैं दूर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें जो होती है वह समांतर किरणें आती है। तो बहुत दूर स्थित वस्तु है, अब चूंकि ये मुख्य अक्ष के अगर सीधाई पर होता तब मुख्य अक्ष के समांतर आता, लेकिन बहुत दूर स्थित वस्तु यानी अंतरिक्ष में स्थित वस्तुओं को देखने के काम आता है ये जो ऊंचाई पर होता है। तो वहां से आने वाली प्रकाश किरणें जो होती है वह लगभग एक दूसरे के समांतर किरण ही आती है और ये दोनों समांतर किरणें जब अभिदृश्यक लेंस से अपवर्तित होती हैं तो अभिदृश्यक लेंस से अपवर्तित होकर यहाँ देखिए इस नेत्रिका के फोकस से भीतर यानी नेत्रिका के जो फोकस लिया गया है मुख्य फोकस इसका नेत्रिका का प्रथम फोकस इसके भीतर ही यहाँ इस अभिदृश्यक लेंस का यहाँ फोकस दिया हुआ है, द्वितीय फोकस FO है अभिदृश्यक लेंस का। तो बहुत दूर स्थित वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, हम कहेंगे द्वितीय फोकस पर। तो अभिदृश्यक के द्वितीय फोकस FO पर इसका प्रतिबिंब A', B' बनता है। बहुत दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब इस द्वितीय फोकस FO पर यानी अभिदृश्यक लेंस का द्वितीय फोकस है, अभिदृश्यक लेंस के द्वितीय फोकस को FO से लिखा गया है और नेत्रिका के फोकस को FE से लिखा गया है। तो यहाँ देखिए O लिखा हुआ है मतलब ये अभिदृश्यक लेंस का द्वितीय फोकस है, इसी पर A', B' इन दोनों किरणों के काटने से यहाँ प्रतिबिंब बन जाता है। अब देखिए अब ये प्रतिबिंब जो A', B' है ये नेत्रिका के लिए वस्तु के समान व्यवहार करेगा, नेत्रिका को वस्तु यही दिखाई देगी, नेत्रिका के लिए वस्तु यही है। अब नेत्रिका पर देखिए नेत्रिका द्वारा इस वस्तु से दो किरणें पुनः चल रही हैं, एक यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर दिखाया गया और दूसरा इसके नेत्रिका के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली। तो नेत्रिका के प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली जो किरण है वो बिना विचलित हुए सीधा निकल गई और जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण जा रही है वो नेत्रिका के द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। तो ये दोनों किरणें इधर एक दूसरे को नहीं काटती, इसलिए पीछे बढ़ाने पर इन दोनों किरणों को पीछे बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ देखिए B' पर काट रही है, इन दोनों किरणों को पीछे बढ़ाने पर B' पर काट रही है। तो हम कहेंगे ये B' का यहाँ आभासी और सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, क्योंकि नेत्रिका के लिए वस्तु A', B' है और इस वस्तु का आभासी सीधा प्रतिबिंब A', B' पर बनता है। A', B' इस A', B' का आभासी सीधा कहा जाएगा क्योंकि यहाँ देखिए वस्तु भी उल्टा है, तो वस्तु उल्टा है प्रतिबिंब उल्टा, तो हम यहाँ कहेंगे कि वस्तु का यहाँ उल्टा नहीं बल्कि सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। उल्टा तब कहा जाता जब वस्तु सीधा होता प्रतिबिंब उल्टा होता, लेकिन यहाँ उल्टे वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बना, यहाँ प्रतिबिंब को उल्टा नहीं कहा जाएगा, नेत्रिका द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो सीधा कहा जाएगा। जिस प्रकार से वस्तु था उसी स्थिति में प्रतिबिंब भी बन रहा है। तो नेत्रिका चूंकि फोकस और नेत्रिका लेंस के बीच में यह स्थित था A', B', इसलिए इसका आभासी और बड़ा प्रतिबिंब, आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब यह इसी वस्तु की ओर ही बनाएगा। तो वस्तु की ओर ही A', B' का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और वास्तविक किरणें जो यहाँ काटती थी वो यहाँ नेत्रिका लेंस पर इस प्रकार से अपवर्तित होती है। जब यहाँ से देखा जाता है नेत्रिका की ओर से ही, नेत्रिका के समीप से ही हम देखते हैं वस्तु को, तो नेत्र इस नेत्रिका के समीप है, तो इस कारण से हमको ये अपवर्तित किरणें हमारे नेत्र में जाती है, तो पीछे बढ़ाने पर ये यहीं से आभास हो रहा है कि B' से आ रही है, तो वस्तु हमें यहां पर दिखाई देती है। जो बहुत दूर स्थित वस्तु है जब हम नेत्रिका के समीप से देखते हैं तो वही वस्तु हमें बड़ी और इस स्थान पर दिखाई देती है। तो इस प्रकार से यह प्रतिबिंब बनता है। अब आइए देखते हैं इसकी आवर्धन क्षमता कैसे ज्ञात करेंगे। तो आवर्धन क्षमता कैसे ज्ञात करेंगे, तो खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता पीछे परिभाषा पढ़ चुके हैं। आवर्धन क्षमता की, आवर्धन क्षमता को कैपिटल M से प्रदर्शित किया जाता है और यह यंत्र द्वारा बना दर्शन कोण, यंत्र द्वारा वस्तु को जब देखा जाता है तो वह यंत्र द्वारा जो नेत्र पर दर्शन कोण बनता है, यानी यंत्र द्वारा दर्शन कोण इस प्रतिबिंब का बनता है। नेत्र पर यह कोण बनेगा बीटा, क्योंकि नेत्रिका के समीप ही, इस नेत्रिका लेंस के समीप ही नेत्र को रखकर देखा जाता है। तो जो नेत्रिका पर दर्शन कोण बन रहा है, तो नेत्रिका पर दर्शन कोण A', B' इसके लिए वस्तु है, तो यही दर्शन कोण बीटा बनाएगी। तो हम कहेंगे कि नेत्र पर बनने वाला जो दर्शन कोण है वह बीटा होगा। तो यहां जब लेंस से देखते हैं, इस खगोलीय दूरदर्शी की मदद से देखते हैं,
तो हमें दर्शन कोण बीटा प्राप्त होता है। और बिना यंत्र के देखेंगे, यानी इस नेत्र को अगर कल्पना करें यहां है, ये यंत्र नहीं है, डायरेक्ट हम वस्तु को यहां से देख रहे हैं, तो देखिए अल्फा कोण पर आ रही है, तो हम इस अल्फा कोण को हम कहेंगे कि अल्फा कोण दर्शन कोण है। तो दर्शन कोण डायरेक्ट नेत्र से अगर देखा जाए तो वस्तु का दर्शन कोण अल्फा बनेगा। तो यहां देखिए बीटा बटा अल्फा, ये आवर्धन क्षमता हो जाएगी। अब चूंकि बीटा और अल्फा बहुत छोटे कोण है, बहुत दूर स्थित वस्तु के कोण है, तो यहां हम लिख सकते हैं चूंकि बीटा व अल्फा बहुत छोटे हैं, ये बहुत छोटे कोण अगर हैं तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, बहुत छोटे हैं, इसलिए हम बीटा को tan बीटा कह सकते हैं, बीटा को tan बीटा कह सकते हैं। और tan बीटा की वैल्यू यहां से देखिए, tan बीटा की वैल्यू, तो इस त्रिभुज में देखा जाए तो a डैश b डैश लंब और e a डैश को हम कह सकते हैं आधार। तो tan बीटा अगर निकाला जाए तो a डैश b डैश बटा e a डैश, ये लिखा जा सकता है। और देखिए tan अल्फा को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फा tan अल्फा के बराबर हो जाएगा। tan अल्फा को हम यहां से देख सकते हैं, यह कोण जितना होगा उतना ही ये कोण होगा, शीर्षाभिमुख कोण है दोनों, और शीर्षाभिमुख कोण अगर है तो इसके लिए अल्फा कोण के लिए लंब a डैश b डैश और हम आधार लिख देंगे o a डैश। तो यहां से हो जाएगा a डैश b डैश बटा a o डैश कहिए या o a डैश, ऐसा लिख सकते हैं o a डैश। अब इस सूत्र में इन दोनों मानों को रख दीजिए, तो सूत्र में जब दोनों मानों को रखेंगे तो m बराबर हमको मिल जाएगा, ऊपर आ जाएगा a डैश b डैश अपॉन e a डैश, यहां पर e a डैश था, यहां डैश लगा लेंगे e a डैश अपॉन अल्फा की वैल्यू आई है a डैश b डैश अपॉन o a डैश। अब इनको अगर समायोजित किया जाए तो यहां से देखिए क्या मिलेगा, a डैश b डैश अपॉन e a डैश इंटू ये पलट के ऊपर जाएगा o a डैश अपॉन a डैश b डैश। यहां से देखिए a डैश b डैश से कैंसिल हो रहा है एक दूसरे से, अंत में यहां बच रहा है o a डैश अपॉन e a डैश। अब चित्र से अगर देखा जाए तो o a डैश की वैल्यू क्या है, o a डैश, तो o a डैश क्या है, अदृश्यक से उसके प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब कहां बन रहा है, अदृश्यक के द्वितीय फोकस पर, तो इसको हम अदृश्यक की फोकस दूरी कह सकते हैं। o a डैश की वैल्यू अदृश्यक लेंस की फोकस दूरी है, तो इसको f वो से लिखा जा सकता है। तथा e a डैश क्या है, तो नेत्रिका से वस्तु की दूरी कह सकते हैं, यानी ue, और नेत्रिका के सामने इसका जो वस्तु है, नेत्रिका के लिए वस्तु a डैश b डैश है, तो नेत्रिका के सामने है तो बाईं ओर की दूरी को ऋणात्मक लिखा जाएगा, इसलिए यहां हम e a डैश की वैल्यू माइनस ue लिख सकते हैं, माइनस ue। अब इन दोनों मानों को यहां रख दिया जाए तो देखिए आवर्धन क्षमता का हमें सूत्र मिल जाएगा, m बराबर o a डैश की वैल्यू हो जाएगी FO, और यहां पर ue माइनस में लिख देंगे, ये बन जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल सकते हैं। यह हमें मिल गया आवर्धन क्षमता का सूत्र, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र। अब आवर्धन क्षमता दो स्थितियों में ज्ञात किया जा सकता है, एक तो जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, और दूसरा अंतिम प्रतिबिंब जब अनंतता पर बने। तो यहां हम पहला केस, चूंकि चित्र में देखिए अंतिम प्रतिबिंब d दूरी पर बन रहा है, तो अंतिम प्रतिबिंब जब d दूरी पर बनता है उस केस के लिए अगर निकाले तो देखिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को d दूरी कहा जाता है, तो जब अंतिम प्रतिबिंब d दूरी पर बनता है, d दूरी का मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की बात की जा रही है, उसी को d से लिखा जाता है। तो अब देखिए यहां अंतिम प्रतिबिंब जब d दूरी पर बनता है तो अब हम नेत्रिका के लिए हम यहां लेंस का सूत्र इस्तेमाल कर सकते हैं। नेत्रिका के लिए वस्तु a डैश b डैश है और प्रतिबिंब a डबल डैश b डबल डैश है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, नेत्रिका के लिए देखिए यहां से हम u बराबर लिख सकते हैं, u बराबर माइनस ue,
माइनस यूई, और v बराबर लिख सकते हैं माइनस डी, v बराबर माइनस डी। ये सामने की दूरियां जितनी भी होगी चिन्ह परिपाटी के अनुसार लेंस के सामने की दूरियां या बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होती है, तो इसलिए दोनों दूरियां यहां माइनस में लिखा जाएगा। और नेत्रिका की फोकस दूरी की अगर बात करें तो ये नेत्रिका उत्तल लेंस है, तो इसकी फोकस दूरी हम एफ ई लिख सकते हैं। अब लेंस का सूत्र इस्तेमाल करेंगे। लेंस का सूत्र क्या है? 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। इस सूत्र के प्रयोग से हम b की वैल्यू रख दें तो यहां आ जाएगा 1/-d माइनस 1/-ue इक्वल टू 1/fe, ये मिल जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ, और इस 1/d को उधर ले चले, पक्षांतर कर ले, तो यहां से हमको 1/ue की वैल्यू आ जाएगी 1/ue, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/d, उधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/fe प्लस 1/d, ये हो जाएगा। या इसमें देखिए हर में हम 1/fe कॉमन ले लें, हर में 1/fe कॉमन ले लें, तो यहाँ तो 1/fe है, निकल गया 1 बचा, और यहाँ देखिए fe नहीं है हर में, तो हम ऊपर fe नीचे fe गुणा भाग करा देंगे। अब जब एक ऊपर fe एक नीचे fe गुणा भाग कराएंगे तो नीचे वाला 1/fe बाहर कॉमन निकल गया, ऊपर वाला fe यहाँ बच जाएगा, और नीचे यहाँ एक d भी बच रहा है, यह आ जाएगा 1 प्लस fe/d। तो यहां से देखिए 1/ue का मान हम उठा के समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से देखिए क्या मिल जाएगा, इस स्थिति में आवर्धन क्षमता का सूत्र मिल जाएगा। इस स्थिति में आवर्धन क्षमता का सूत्र, तो FO/UE माइनस में है, तो माइनस चिन्ह तो रहेगा ही, और साथ में FO भी अंश में रहेगा। अब 1/UE की वैल्यू, ये पूरी वैल्यू यहां जब रखेंगे तो यहां नीचे आ जाएगा Fe इंटू 1 प्लस Fe/d, Fe/d ये आ जाएगा। तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम आसानी से आवर्धन क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। इसमें हमें केवल FO Fe जो भी वैल्यू आई है आवर्धन क्षमता की, यहाँ केवल आंकिक मान रखना है। इसमें हमें चिन्ह परिपाटी, इसमें चूंकि हम प्रयुक्त कर चुके हैं एक बार, तो जो भी फोकस दूरियां होगी अब दृश्यक लेंस की और जो फोकस दूरी नेत्रिका लेंस की होगी, डायरेक्ट उनके आंकिक मान रख दिए जाएंगे। और यहाँ डी भी डायरेक्ट आंकिक मान रखना है। डी का हम जानते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, डायरेक्ट रख के हम यूज कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं दूरदर्शी की लंबाई अगर निकालना हो, इस स्थिति में दूरदर्शी की लंबाई क्या होगी। तो दूरदर्शी की लंबाई मतलब दोनों लेंसों के बीच की दूरी को ही दूरदर्शी की लंबाई कहा जाता है। तो दोनों लेंसों के बीच की दूरी कितनी होगी हम वही निकाल लेंगे, तथा दूरदर्शी की लंबाई, दूरदर्शी की लंबाई इसको हम L से अगर लिखें तो यहां इस स्थिति में दूरदर्शी की लंबाई का फार्मूला क्या बनेगा, तो यहां हो जाएगा FO प्लस UE। देखिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब दोनों लेंसों के बीच की दूरी क्या लिया जाएगा, इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है यानी फोकस पर, तो यहां से यहां तक की दूरी हम लिख सकते हैं, ये दूरी FO है, यहां से और यहां तक की दूरी ये FO है। और फिर यहां देखिए इस FO से और नेत्रिका की दूरी UE है, तो अगर UE और FO जोड़ दिया जाए तो दोनों लेंसों के बीच की दूरी मालूम चल जाती है। तो इसलिए सीधे दूरदर्शी की लंबाई L बराबर FO प्लस UE यूज कर सकते हैं। अब इसका एक दूसरा केस भी है। दूसरा केस देखिए क्या है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बनता हो, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बनता है, अनंतता मतलब अनंत, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, मतलब जब दूरदर्शी से हम देख रहे होते हैं बहुत दूर स्थित वस्तु को, तो देखते समय अगर नेत्र हमारा श्रांत अवस्था में है, श्रांत अवस्था मतलब समंजन क्षमता का इस्तेमाल न किया जा रहा हो, श्रांत अवस्था में नेत्र देख रहा हो, तो उस समय हम कहेंगे प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। तो अनंत पर प्रतिबिंब कब बनेगा भाई, नेत्रिका द्वारा देखने पर यह प्रतिबिंब, इस वस्तु A' B' का प्रतिबिंब अनंत पर कब जाएगा, तो यहीं से सोच लीजिए, अगर ये A' B' नेत्रिका के
फोकस पर स्थित हो, नेत्रिका के अगर प्रथम फोकस Fe डैश पर स्थित हो तो निश्चित रूप से नेत्रिका इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनाएगी। तो नेत्रिका कि अगर फोकस पर ए डैश बी डैश आ जाएगा तो इस यूई का मान Fe के बराबर कहा जाएगा, यानी यूई का मान Fe के बराबर कहा जाएगा। तो अब दूसरा केस हमें ज्ञात करने के लिए हम फिर से नली को इस प्रकार आगे पीछे इस प्रकार सेट करेंगे कि जो ये प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश बी डैश, यह नेत्रिका के फोकस Fe डैश पर बने। जब Fe डैश पर बनेगा तो निश्चित रूप से अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनने लगेगा। तो इस स्थिति में जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बनता हो, यानी हम कह सकते हैं कि जब यूई Fe के बराबर हो, जब यूई बराबर Fe, ये स्थिति आ जाए यूई बराबर Fe, तो इस अवस्था में क्या होता है कि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। यदि इतना हो जाए, या जब सीधे लिख दीजिए, जब यूई बराबर Fe तो Ve बराबर इंफिनिटी। जब यूई बराबर Fe तो Ve बराबर हो जाएगा इंफिनिटी, यानी अंतिम प्रतिबिंब तब अनंत पर बनने लगेगा। अब आइए देखते हैं कि इस स्थिति में आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होगा। तो अब समीकरण एक हमारे पास ये व्यापक रूप दिया हुआ है, आवर्धन क्षमता का ये व्यापक रूप है। इसी समीकरण में हम यूई की जगह पर Fe रख देंगे। तो समीकरण एक से हमें देखिए आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या मिल जाएगा, m बराबर माइनस Fe बटा यूई की जगह पर Fe रखना है, ऊपर है FO, तो यहां FO कर देंगे और नीचे आ जाएगा Fe, ये हो जाएगा माइनस FO बटा Fe। ये फार्मूला मिल जाएगा हमको जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, उस स्थिति में दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र है। अब लंबाई की बात करें तो दूरदर्शी की लंबाई क्या होगी इस स्थिति में, दूरदर्शी की लंबाई L बराबर, तो देखिए जब यहां Fe पर ये वस्तु चलाएगा, ए डैश बी डैश अगर Fe डैश पर स्थित है तो उस स्थिति में हम क्या कहेंगे भाई, Fe डैश और FO ये दोनों जब एक दूसरे पर संपाती होंगे तभी वो स्थिति आएगी। तो हम यहां से कह सकते हैं कि FO और Fe दोनों का योग करने पर दोनों लेंसों के बीच की दूरी मालूम चलेगी, यानी FO प्लस Fe, ये सीधा कर देंगे, दोनों लेंसों की फोकस दूरियों का योग कर देंगे तो दूरदर्शी की लंबाई हमको प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार ये दोनों स्थितियों के लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र और दूरदर्शी की लंबाई ज्ञात किया गया। अब आइए देखते हैं, अगर कहा जाए कि दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो दोनों ही सूत्रों में यहां क्या दिखाई दे रहा है कि FO जो है वो यम के अनुक्रमानुपाती है और Fe यम के व्युत्क्रमानुपाती है। भाई चिन्ह जरूर माइनस है, लेकिन माइनस चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहा है, माइनस चिन्ह यह प्रदर्शित कर रहा है कि अंतिम प्रतिबिंब जो बन रहा है वो उल्टा बन रहा है, उल्टे प्रतिबिंब को यह प्रदर्शित करता है। बाकी माइनस चिन्ह का यहाँ कोई भूमिका नहीं है। भाई अगर हम केवल परिमाण की बात करें तो आवर्धन क्षमता का परिमाण FO बटा Fe कहा जाएगा, बाकी ऋण चिन्ह यही प्रदर्शित करता है कि अंतिम प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, उसी को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस कारण से हम आवर्धन क्षमता अनुक्रमानुपाती कहेंगे FO के और व्युत्क्रमानुपाती कहेंगे Fe के। तो अगर दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ाना है तो क्या आवश्यक है, किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, तो हम कह सकते हैं अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाकर, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाकर दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ाई जा सकती है। और दूसरी स्थिति अगर कहा जाए तो Fe का मान कम करने पर भी आवर्धन क्षमता का मान बढ़ेगा। Fe क्या है, नेत्रिका, तो नेत्रिका की फोकस दूरी कम करके भी आवर्धन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। तो आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए दो उपाय यहाँ है, अभिदृश्यक की फोकस दूरी बढ़ाकर भी बढ़ाया जा सकता है या नेत्रिका की फोकस दूरी को घटाकर भी आवर्धन क्षमता बढ़ाया जा सकता है। अब आइए देखते हैं परावर्ती दूरदर्शी क्या होता है। भाई अपवर्ती दूरदर्शी लेंसों के प्रयोग से यहाँ अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है तो इसको अपवर्ती कहा गया। और हम जानते हैं कि दूर स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब देखने के लिए
हमें बहुत बड़े द्वारक की आवश्यकता पड़ती है, अभिदृश्यक का द्वारक बड़ा होना चाहिए। लेकिन लेंस अगर बनाया जाए कांच का, बड़े द्वारक का बनाया जाए, तो वहां बड़े द्वारक के लेंस बनाने में काफी कठिनाइयां आती हैं, उसमें कुछ दोष आ जाते हैं। बड़े द्वारक का जब लेंस बनाया जाता है तो वर्ण विपथन और गोलीय विपथन नामक दोष उस लेंस में मौजूद रहते हैं, जिससे प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखता, वो अस्पष्ट रहता है। या लेंस को जब ढाला जाता है, कांच को पिघलाकर पुनः ठंडा किया जाता है, लेंस बनाया जाता है, तो उस दौरान कांच में विकृति आ जाती है। और जब प्रकाश किरणें लेंस के भीतर प्रवेश करती है तो उसके भीतर कुछ बुलबुले वगैरह वायु के बन जाते हैं, विकृति रहती है, जिसके कारण प्रतिबिंब भी विकृत हो जाता है। वो प्रतिबिंब धुंधला दिखाई देगा, अस्पष्ट रहेगा, क्लियर नहीं रहेगा। तो अब स्पष्ट अगर चमकीला प्रतिबिंब हमें देखना है तो उसके लिए परावर्ती दूरदर्शी इस्तेमाल किया जाता है। जो अपवर्ती दूरदर्शी है, इसके द्वारा बना प्रतिबिंब उतना चमकीला नहीं होता। अगर और चमकीला प्रतिबिंब देखना है तो हमें परावर्ती दूरदर्शी की आवश्यकता पड़ेगी। अब परावर्ती दूरदर्शी क्या होता है? भाई लेंसों को बनाने में जैसा कि बताया गया काफी कठिनाई आती है। अगर निर्मित भी कर दिया जाए तो उसमें वर्ण विपथन और गोलीय विपथन नामक दोष आ जाते हैं, जिससे कि प्रतिबिंब अस्पष्ट रहता है। तो उसी कमी को दूर करने के लिए यदि हम अभिदृश्यक लेंस की जगह पर अभिदृश्यक में हम कोई दर्पण का इस्तेमाल, गोलीय दर्पण यानी अवतल दर्पण का इस्तेमाल अगर कर दें, बड़े द्वारक का अवतल दर्पण बनाना लेंस बनाने की अपेक्षा आसान होता है, क्योंकि दर्पण में कांच को जब गर्म करके ठंडा किया जाएगा तो अगर कांच के भीतर विकृति भी आएगा तो उसमें विकृति कांच के भीतर है, और दर्पण में हम जानते हैं कि पृष्ठ से ही प्रकाश किरणों का परावर्तन हो जाता है, प्रकाश किरणें भीतर प्रवेश नहीं करती। इस कारण से अगर भीतर कोई विकृति है तो उससे प्रतिबिंब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसी कारण से परावर्ती दूरदर्शी का प्रयोग हम चमकीला प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। परावर्ती दूरदर्शी इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ प्रकाश किरणों के परावर्तन से प्रतिबिंब बनता है, यानी अभिदृश्यक इसमें दर्पण प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ देखिए परावर्ती दूरदर्शी में जो अभिदृश्यक लेंस अभिदृश्यक जो लिया जाता है, यानी वस्तु के सामने जो रखा जाता है वो एक अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण की जगह पे परवलयिक दर्पण का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आधुनिक परावर्ती दूरदर्शी जो बनाए जाते हैं वो परवलयिक या पैराबोलाइडल कह सकते हैं। पैराबोलाइडल उसमें जो मिरर यूज किया जाता है, ये जो दर्पण प्रयुक्त करते हैं वो पैराबोलिक भी हो सकता है। तो यहां देखिए एक अवतल दर्पण या परवलयिक दर्पण का प्रयोग करके हम परावर्ती दूरदर्शी बनाते हैं। तो इसमें हमने यमुवन एक अवतल दर्पण लिया है, एक बड़े द्वारक का अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया गया है, और बहुत दूर स्थित वस्तु है AB, एक बहुत दूर स्थित वस्तु है AB। तो इस AB से प्रकाश किरणें आएंगी तो समांतर आएंगी। अब इस प्रकार ये व्यवस्था होती है। परावर्ती दूरदर्शी में एक लंबी नली होती है धातु की, जिसके एक सिरे पर बड़े द्वारक का अवतल दर्पण लगा होता है, और इसमें एक देखिए इस अवतल दर्पण के फोकस के पहले ही अवतल दर्पण का मुख्य फोकस यहां दिया गया है FO, और इस फोकस के बीच में ही एक समतल दर्पण 45 अंश के कोण पर झुका हुआ रख दिया जाता है। अवतल दर्पण के फोकस और अवतल दर्पण के बीच में ही 45 अंश के कोण पर झुका हुआ एक दूसरा समतल दर्पण M2 रखा गया है। M2 दर्पण रख देते हैं। अब यहां देखिए इसके बगल में इस नली के जो बड़ी नली है, इसमें खुला सिरा जो दिया गया ये अवतल दर्पण वाला है। तो इस नली के बगल में एक छोटी फोकस दूरी, छोटी द्वारक की एक उत्तल लेंस भी लगी होती है। एक और नली इसमें जुड़ी होती है साइड में। इसमें सीधी नली के अतिरिक्त एक साइड में बगल में एक और नली लगी होती है, जिसके दूसरे सिरे पर कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है। तो इस लेंस को यहाँ नेत्रिका कहा जाएगा, और जो खुले सिरे पर अवतल दर्पण लगा हुआ है यह अभिदृश्यक कहा जाएगा। तो अभिदृश्यक को सबसे पहले हम वस्तु के सामने दिष्ट कर देते हैं। जिस वस्तु को देखना होता है उस वस्तु की ओर अभिदृश्यक को दिष्ट कर देते हैं। तो अब यहां देखिए वस्तु से आने वाली समांतर किरणें सर्वप्रथम अवतल दर्पण से परावर्तित होती हैं,
और ये अवतल दर्पण से इस प्रकार परावर्तित होती है कि ये दोनों किरणें केंद्रित हो रही हैं बी डबल डैश पर। भाई इस प्रकार यहां से परावर्तन हो रहा है अवतल दर्पण से कि ये बी डबल डैश पर जाकर काट रही होती अगर ये बीच में समतल दर्पण ना होता तो। लेकिन यहां बीच में समतल दर्पण 45 अंश के कोण पर झुका हुआ रखा होता है, तो जो किरणें बी डैश पर जानी चाहिए अब वो यही समतल दर्पण से परावर्तित होकर इस बगल वाली नली में चली जाती है। समतल दर्पण से परावर्तित होकर इस बगल वाली नली में जाती है और यहां देखिए परावर्तन के पश्चात ए डैश बी डैश एक प्रतिबिंब बना देती है। यहां देखिए परावर्तित किरणें यहां काट रही हैं बी डैश पर, तो बी डैश पर काट रही हैं तो यहीं से लंब डाल दिया गया, तो ए डैश बी डैश एक यहां प्रतिबिंब बन गया। अब यह प्रतिबिंब जो बना इस नेत्रिका लेंस के सामने बना। अब नेत्रिका लेंस के यहां सामने बन रहा है और यही प्रतिबिंब इस समतल दर्पण के लिए भी, समतल दर्पण M2 के लिए भी वस्तु के समान व्यवहार करेगा और समतल दर्पण इसका आभासी प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश अपने पीछे बनाएगा। समतल दर्पण जो M2 लिखा गया ये इस ए डैश बी डैश का आभासी प्रतिबिंब पीछे बनाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश, और यही ए डैश बी डैश नेत्रिका के सामने है और नेत्रिका के ये ठीक फोकस पर होता है। ये नेत्रिका के ठीक फोकस पर होता है और नेत्रिका इस ए डैश बी डैश का प्रतिबिंब अनंत पर बना देता है। नेत्रिका इस ए डैश बी डैश का प्रतिबिंब अनंत पर बनाता है जिससे कि स्पष्ट बिल्कुल प्रतिबिंब श्रांत अवस्था में प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार यह परावर्ती दूरदर्शी जो होता है वो वस्तु को और अधिक चमकीला करके दिखाता है, उसका और स्वच्छ और साफ सुथरा प्रतिबिंब हमको स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है परावर्ती दूरदर्शी से। अब आइए देखते हैं कि परावर्ती दूरदर्शी में जो दोष अपवर्ती में था वो है या नहीं। तो भाई दोष का निवारण करने के लिए ही दर्पण प्रयुक्त किया गया। इसमें वर्ण विपथन, गोलीय विपथन ये सभी दोष इसमें नहीं होते, इसीलिए प्रतिबिंब और ज्यादा चमकीला दिखाई देता है। अब इसकी अगर आवर्धन क्षमता की बात करें कि परावर्ती दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे निकाला जाए, तो परावर्ती दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता भी हम ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं परावर्ती दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। परावर्ती दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, तो इसकी आवर्धन क्षमता कैसे निकालेंगे, तो इसकी आवर्धन क्षमता के लिए भी हम वही सूत्र इस्तेमाल कर सकते हैं। आवर्धन क्षमता M बराबर यंत्र द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु का उस प्रतिबिंब का नेत्र पर बनने वाला दर्शन कोण, यानी यंत्र द्वारा बना दर्शन कोण बीटा, तो यंत्र द्वारा बीटा कोण ये बन रहा है। इसी का जब यहां से देखेंगे सामने से तो ए डैश बी डैश का हमको यहां दिखाई देगा प्रतिबिंब, तो ये हो गया यंत्र द्वारा देखने पर बना दर्शन कोण। और वस्तु का जो देखिए वस्तु का प्रतिबिंब यहां कोण बन रहा है अल्फा, अल्फा कोण यहां बन रहा है, यहां से हम लिख सकते हैं बीटा बटा अल्फा, मतलब बिना यंत्र के देखने पर, बिना यंत्र के देखेंगे तो अल्फा कोण बनेगा, बिना यंत्र के वस्तु को देखा जाए दूर स्थित वस्तु को, यंत्र द्वारा देखने पर बीटा बन रहा है। तो फिर से वही बातें, दूर स्थित वस्तु है बीटा अल्फा छोटे हैं, अल्फा व बीटा बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इसलिए हम बीटा को क्या लिख सकते हैं tan बीटा, बीटा को tan बीटा। अब tan बीटा की वैल्यू देखिए यहाँ कोण बीटा दिखाया गया है, ये नेत्र पर बनने वाला कोण है, ए डैश बी डैश का नेत्र पर जो कोण बनेगा वही कोण बीटा होगा। तो अब यहाँ से tan बीटा का मान अगर निकाला जाए तो tan बीटा का मान क्या लिख सकते हैं, देखिए लंब है ए डैश बी डैश बटा आधार, तो यहाँ देखिए फोकस पर बन रहा है, नेत्रिका के फोकस पर बन रहा है, तो नेत्रिका की फोकस दूरी को अगर FE से लिखा जाए तो यहाँ देखिए नेत्रिका की प्रथम फोकस दूरी कही जाएगी, FE इसके सामने है, तो नेत्रिका के सामने पड़ रहा है तो इसको हम माइनस में दिखा सकते हैं, माइनस में इसको दिखाया जा सकता है। यहाँ हो जाएगा ए डैश बी डैश बटा माइनस FE, ये हो जाएगा बीटा की वैल्यू, और अल्फा की वैल्यू अगर कहा जाए तो अल्फा बराबर tan अल्फा, और यहाँ देखिए ये कोण अल्फा दिखाया गया है, वस्तु से आने वाली किरण जो अवतल दर्पण पर पड़ रही है यह इसके मुख्य अक्ष से अल्फा कोण बना रही है, तो डायरेक्ट अगर हम यहाँ से देखते तो नेत्र पर भी डायरेक्ट अल्फा कोण ही बनता।
तो अब यहाँ देखिए tan अल्फा की वैल्यू तो हम इस त्रिभुज से निकालेंगे tan अल्फा की वैल्यू। तो tan अल्फा के लिए लंब हो जाएगा, यहाँ लंब हो जाएगा कितना, a डबल डैश b डबल डैश, a डबल डैश b डबल डैश बटा, यहाँ देखिए जो आधार होगा वो इस दर्पण से और इस अभिदृश्य की फोकस तक की दूरी, तो अभिदृश्य की फोकस तक की दूरी यानी अभिदृश्य की फोकस दूरी, तो ये दाईं ओर की दूरी है, इसको धनात्मक लिखा जा सकता है, FO लिखा जा सकता है। अब देखिए ये दोनों प्रतिबिंब ये बिल्कुल बराबर होंगे, क्योंकि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु का, वो वस्तु के ठीक बराबर होता है। जितनी दूरी पर वस्तु स्थित होती है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। तो ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी, जितना ये है वस्तु का आकार उतना ही प्रतिबिंब का आकार। ये a डबल डैश b डबल डैश जो प्रतिबिंब बन रहा है ये समतल दर्पण द्वारा बन रहा है, इस वस्तु का समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब है, इसलिए हम कह सकते हैं कि a डबल डैश b डबल डैश की जो लंबाई है और a डैश b डैश की लंबाई है ये दोनों एक दूसरे के ठीक बराबर होगी, ये ठीक बराबर होगी। अब हम यहां से देखिए m की वैल्यू अगर निकालें तो m बराबर क्या आएगा, m बराबर बीटा की वैल्यू रख देंगे a डैश b डैश बटा माइनस FE, और फिर अपॉन अल्फा जब करेंगे तो भिन्न को हम पलट रहे हैं यहीं पर, FO अपॉन a डबल डैश b डबल डैश, और यहां से देखिए a डबल डैश b डबल डैश एक दूसरे के ठीक बराबर हैं, तो इनको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, इनको कैंसिल भी कर सकते हैं, ये बराबर हैं, तो हम डायरेक्ट यहाँ FO बटा FE लिख सकते हैं। यहां हम दिखा सकते हैं कि ये दोनों बराबर हैं, a डैश b डैश और a डबल डैश b डबल डैश इन दोनों की लंबाइयां बराबर हैं, तो ये निरस्त हो जाएंगी, बचेगा माइनस FO बटा FE। यहां से देखिए डायरेक्ट हमको आवर्धन क्षमता वही मिल गया जो अपवर्ती दूरदर्शी में अनंतता वाले केस में मिलता था, वही सूत्र यहां भी प्राप्त हो गया। तो प्रावर्ती दूरदर्शी में आवर्धन क्षमता का सूत्र माइनस FO बटा FE यहां भी किया जा सकता है। तो अब इस प्रकार से प्रावर्ती दूरदर्शी की भी आवर्धन क्षमता निकाला जा चुका, और प्रावर्ती दूरदर्शी अगर कहा जाए आधुनिक, इस समय अगर आधुनिक काल में कहा जाए तो प्रावर्ती दूरदर्शी में अवतल दर्पण की जगह पर परवलैजिक दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि जो गोलीय विपथन नामक दोष होता है वो भी दूर हो जाता है, यानी वर्ण विपथन पहले ही दर्पण प्रयुक्त करने पर दूर हो जाता है, और अवतल दर्पण की जगह अगर परवलैजिक दर्पण का हम प्रयोग करें तो जो गोलीय विपथन वाला दोष है वो भी पूर्णतः समाप्त हो जाता है, जिससे प्रतिबिंब और ज्यादा स्पष्ट हो जाता है। और संसार का जो सबसे बड़ा प्रावर्ती दूरदर्शी है वो कैलिफोर्निया में माउंट पोलोमार नामक स्थान पर रखा हुआ है, जिसके द्वारक की हम लंबाई कह सकते हैं 200 इंच या लगभग 5 मीटर लंबा उसका द्वारक है, और वह संसार का सबसे बड़ा परावर्ती दूरदर्शी है, माना गया है कि सबसे बड़ा परावर्ती दूरदर्शी वही है। हाँ, इसकी विशेषताएं क्या है परावर्ती दूरदर्शी की, तो विशेषता के बारे में हम जान ही चुके हैं। परावर्ती दूरदर्शी में जो अपवर्ती दूरदर्शी की अपेक्षा अधिक स्पष्ट और चमकीला प्रतिबिंब बनता है, इसमें वर्ण विपथन, गोलीय विपथन आदि दोष नहीं होते। भाई अगर परावर्ती दूरदर्शी प्रयुक्त किया गया तो इसमें बिल्कुल स्पष्ट प्रतिबिंब होता है, ना तो इसमें वर्ण विपथन होगा ना गोलीय विपथन होगा, अधिक चमकीला प्रतिबिंब होगा, स्पष्ट दिखाई देगा। तो इसलिए परावर्ती दूरदर्शी हम अपवर्ती दूरदर्शी से अधिक सुपीरियर मान सकते हैं, अच्छा प्रतिबिंब बनाने वाला इसको कहा जा सकता है। तो अब आज सारे प्रकाशिक यंत्रों के बारे में ये पूरा टॉपिक अच्छे से कंप्लीट किया गया, और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो एक बार हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो बस आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट डे नहीं, धन्यवाद।